नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त विजेंद्र सिंह तोमर, सिविल कंसल्टेंट। आज आपका फिर अपने चैनल आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कंक्रीट के बारे में, और आज मैं बताऊंगा आपको टीएमटी स्टील बार के बारे में कि टीएमटी स्टील बार में आपको क्या क्या चेक करना होता है, उसकी क्वालिटी चेक क्या है, उसका वेट क्या होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उसकी केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है और वो किस ब्रांड का यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको शुरू कर रहा हूँ टीएमटी स्टील बार। टीएमटी स्टील बार, इसके अंदर भी हमारे 4 ग्रेड होते हैं। जैसे हमारे कंक्रीट में ग्रेड्स होते हैं, हमारा सीमेंट में ग्रेड होते हैं। सीमेंट में जैसे 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43, 53। ऐसे हमारे कंक्रीट्स में ग्रेड होते हैं M15, M20, M25, M30। ऐसी स्टील में भी हमारे ग्रेड्स होते हैं FE 415, FE 500, FE 550, FE 600। 4 ग्रेड होते हैं। अभी जो आजकल नए ट्रेंड में जो चल रहा है, अभी FE 550 जो स्टील अभी भी चल रहा है, FE 550 ही सभी मैक्सिमम साइडों पे FE 550 ज़रा, कहीं FE 550D, एक डी और चीज़ आ गई है इसके अंदर, जिसकी डक्टिबिलिटी, डी इज ए डक्टिबिलिटी, डी शो करती है डक्टिबिलिटी को, जो उस स्टील की परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन बढ़ा दे देती है। तो हम इसमें बात करते हैं FE 550। मैं FE 550 को स्पेसिफाइड करूंगा, बाकी सब सेम ही आसपास ही हैं। तो मैं FE 550 के बाद FE डिनोट्स टू फेरस मटेरियल, FE डिनोट्स टू फेरस मटेरियल से आयरन, डिनोट्स आयरन। 550 इज ए yield strength of this TMT bar is minimum 550 Newton per mm square। जो इसकी yield strength है वो शो करती है, जब हम FE 550 लिखते हैं तो इसकी yield strength शो करती है कि इस TMT बार की, स्टील की सरिये की हमारी yield strength है 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम MPa भी लिखते हैं, मेगा पास्कल, इसकी यूनिट है मेगा पास्कल, तो MPa भी लिखते हैं। अब बाकी ये है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का चार्ट है मेरा। ये मेरा स्टील है। जब भी मैं किसी स्टील पे स्ट्रेसेस डालता हूं, इसमें दोनों में एक फर्क समझना आप। जब हम कंक्रीट की टेस्टिंग करते हैं, वो करते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्टील की करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी कंप्रेसिव, उसको कंप्रेस करके हम क्यूब को ब्रेक करते हैं। जहां क्यूब ब्रेक होता है वहां रीडिंग नोट हो जाती है, उस फोर्स पे रीडिंग नोट हो जाती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऐसी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम उसको पुल आउट करते हैं, स्ट्रेसेस डालते हैं, खींचते हैं सरिये को। जब हम सरिये पे स्ट्रेसेस डालते हैं, फोर्स डालते हैं, स्ट्रेस का मतलब आप समझिए स्ट्रेस क्या चीज है। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन द एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स लगता है, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम स्ट्रेसेस जब स्ट्रेसेस एक स्टील पे लगाते हैं, जब हमारा स्टील एक पॉइंट पर पहुंचता है जहां से उसकी पोजीशन चेंज होने लगती है, दैट्स कॉल्ड ए यील्ड पॉइंट। सिर्फ वो इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाता है। अब आप ये देखिए कि हम कोई भी चीज लेते हैं, हम एक इलास्टिक, एक रबड़ ले ले, रबड़ को हम यूं खींचते हैं, तो अगर हम उसको एक लिमिट तक खींचेंगे, तो उस लिमिट के बाद अगर ज़्यादा खींच दी तो वो टूट जाएगी या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो अगर हम उसको एक पॉइंट से पहले छोड़ देंगे तो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगी। यही हम इसीलिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब हम इसको एक पॉइंट तक हमने इसको स्ट्रेस किया, स्ट्रेसेस दिए, फोर्सेस डाली, जिस फोर्स पे जाके हमारा उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी शुरू करी, यील्ड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस applied on TMT steel bar before it brings to change the shape permanently। तो वो उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद अपनी शेप को परमानेंट चेंज कर देगा। तो हमें जो हमारा पॉइंट होगा, दैट्स कॉल्ड ए यील्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ए यील्ड पॉइंट। व्हाई? और इस यील्ड पॉइंट पे जो हमारी फोर्सेस लग रही हैं, वो फोर्सेस हमारा शो करेगा यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे हमने 550 लिखा, तो दैट्स 550 इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टीएमटी बार, 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट अब आते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ से डिफर। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम
यील्ड पॉइंट पे नोट नहीं करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम वहां नोट करेंगे जहां हमारा फ्रैक्चर, जहां हमारा स्टील पे क्रैक आ जाएगा। हम उस स्टील पे मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स हमने दी उसको मैक्सिमम, वो अपना यील्ड पॉइंट पे पहुंचा, उसने अपनी शेप चेंज करी, उसके बाद जहां उसने क्रैक लिया, जहां क्रैक लिया जिस पोजीशन पे वो क्रैक आया, वहीं हमारी रीडिंग नोट हो जाएगी फोर्स की। और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम उसको डिवाइड करेंगे, एफ डिवाइडेड बाय ए, दैट्स कॉल्ड है हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। उस पोजीशन पे जहां फ्रैक्चर मारेगा, वो जहां क्रैक मारेगा, वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी। जिस पोजीशन पे हमारी शेप चेंज होगी, वो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ आएगी। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोगों को नहीं पता। ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल वे में हिंदी में तरीके से आप लोगों को समझा दिया। फिर भी नहीं समझ आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 550 की कितनी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ हो गया 550, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ 585 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यही हम 550 डी की ले लेते हैं तो 550 डी में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें डी लग गया। डी इज डक्टिबिलिटी, डक्टिबिलिटी उसकी डक्टिबिलिटी परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन, उसकी परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन को बढ़ा देती है, तो जिससे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मेरी बढ़ के आती है। वो 610 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी आ जाती है। तो हम आगे चलते हैं अपना डेंसिटी ऑफ स्टील। हमारी डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होनी चाहिए? अगर हमें किसी स्टील का वेट निकालना है, किसी भी सरिये का या स्टील का वेट निकालना है, तो हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी डी। मास अपॉन में वॉल्यूम। अब आते हैं हम डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील इज मास अपॉन में वॉल्यूम। किसी भी एमएस सेक्शन का हमें कोई भी वेट निकालना हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो टी आयरन हो, चाहे वो अपना सी सेक्शन हो, चाहे आई सेक्शन हो, हम उसका इससे वेट निकाल सकते हैं। डेंसिटी होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर, 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। अब हमने मास निकालना है, उसका वेट निकालना है, तो हम डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम, एंगल का वॉल्यूम 1 मीटर, उसकी वेट एंड देन उसकी थिकनेस, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उसकी किसी की भी वेट निकाल सकते हैं। अब हमें टीएमटी बार का वेट निकालना है, तो उसके लिए डेंसिटी का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक थंब रूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डाया का, मान लो 8M डाया है, किसी भी डाया का स्क्वायर करना है। मान लो 8M डाया का हमने स्क्वायर किया, 64 हो गया, डिवाइड बाय 162। 162 इज कांस्टेंट। इससे आप किसी भी डाया का वेट निकाल सकते हैं, चाहे वो 8 mm हो, चाहे 10 mm हो, चाहे 12 mm हो, चाहे वो 16 mm हो। मान लो 8 mm का आपने निकाला, तो 8 mm का 8 × 8 64 डिवाइड बाय 162 डिवाइड बाय 162, तो वो आपका वेट आ गया 0.395। तो आपका वेट आप कैलकुलेट करके देखिए, वो आपको वही वेट मिलेगा। ऐसे ही आपने 10 mm का निकाला, 10 × 10 100 डिवाइड बाय 162। 12 का निकाला, 12 × 12 144 डिवाइड बाय 162 इज इक्वल टू 0.888। ऐसे ही आपने निकाला 16 का, 16 256 डिवाइड बाय 162, लेट्स से 1.575। तो सारा आप कैलकुलेशन स्टील के वेट का, टीएमटी बार का, आप इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारी फार्मूले वाली बात। अब मैंने आपको यील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी दैट्स कॉल्ड, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब आप लैब में भेजोगे, आप साइड पे नहीं कर सकते इसको, आप लैब में भेजिए स्टील को, वहाँ से वो आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की टेस्ट रिपोर्ट देगा। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ है? हमारा कार्बन है, हमारा सल्फर है, फॉस्फोरस है। कार्बन कितना होना चाहिए, यही मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ। 550 Fe 550 का कार्बन 0.3, और वही हम अगर Fe 550 डी ले रहे हैं तो उसका 0.25 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा स्टील में कार्बन नहीं होना चाहिए सरिये में। यही
सल्फर चलते हैं, सल्फर का 0.04 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम लेते हैं फास्फोरस का, तो 0.04 दोनों का मिला के 0.075। तो अब ये आ गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर साइड पे, मेरी साइड पे कोई सरिया आता है, स्टील आता है, तो उसको हम प्रिलिमिनरी आप क्या चेक कर सकते हैं उसमें, आप उसके 1-1 मीटर के सरिये कटवाइए सभी डाया के, आप उस 1-1 मीटर को वेट करिए, जो आपका एक्चुअल वेट आएगा और जो आपका थ्योरेटिकल वेट है, थ्योरेटिकल वेट आपको पता है, जो एक्चुअल वेट आएगा आप दोनों को नोट करिए और दोनों को देखिए, उसमें 4 या 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए दोनों में। वैसे जितने भी स्टील आते हैं अंडर वेट ही आते हैं, कोई ओवरवेट नहीं देखा मैंने आज तक, सभी अंडर वेट आते हैं। तो फिर भी उसमें 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये हम लोग जो एक IS कोड, एज पर IS कोड हम जो लेके चलते हैं, स्टील का जो IS कोड हम लोग लेके चलते हैं 1786/2000, ये हमारा 1786 कोड है। इसी कोड के आधार पर हम स्टील की टेस्टिंग कराते हैं। जब हमने इसको साइड पे टेस्ट किया, एक साइड पे एक टेस्ट हम साइड पे भी कर सकते हैं, उसका नाम है बैंड रीबैंड टेस्ट स्टील का। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और ये आपको साइड पे नहीं कोई बताने वाला, ये आपको किसी टेक्निकल पर्सन से पूछेंगे तभी आपको पता लगेगी कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जब लास्ट में अभी क्या है, अभी हम जितने भी एक चीज़ हो रहे हैं, अभी जो भी हम स्टील लेंगे वो किसी सेकेंडरी प्रोड्यूसर प्लांट का नहीं लेंगे, हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट का लेंगे। जैसे प्राइमरी में हमारा टाटा टिस्कॉन है, जिंदल पैंथर है, GSW स्टील है, कामधेनु है, में भी 1-2 ब्रांड और हैं, सेल है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ब्रांड है, इन सब की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनसे ज़्यादा है। और ये जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर के जितने भी प्लांट हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगे हुए हैं, और वो उनसे सस्ता ही बेचते हैं। अंडर साइज भी होता है वो, और अंडर वेट भी होता है, और उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सरिया जो भी साइट पे कहीं भी लें, अच्छे ब्रांड का लें, कम से कम सेकेंडरी प्रोड्यूसर तो ना लें। पैसे बचाने आप बचाइए, ठीक है, बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, स्ट्रक्चर में पैसे ना बचाइए। पैसे जहाँ बचाने हैं फिनिशिंग में बचाइए आप, स्ट्रक्चर में आप, क्योंकि जो लोग मकान लेंगे, खरीदेंगे, वो लोग वहाँ रहेंगे, वो हम जैसे, आप जैसे ही लोग हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर में 1 रुपया नहीं बचाना, हमें अच्छा ब्रांड का सीमेंट लगाना है, अच्छे ब्रांड का हमें सरिया लगाना है। इन दोनों चीज़ों पे पूरी मेरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिपेंड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा स्टील, ये कौन सा डाया कहाँ यूज़ होता है। जैसे हम 8 और 10 का डाया हमारा स्लैब में यूज़ होता है, स्टेयरकेस में 10 और 12 डाया यूज़ होता है, कॉलम्स एंड बीम्स में 12 से लेके 25 mm डाया यूज़ होता है, और देन हायर डाया इससे 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया। ये सारे डायाज डैम्स में, ब्रिजेज में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। तो मैंने आप सबको ये स्टील के बारे में काफ़ी जानकारी दी, और ये स्टील के लेंथ, जो स्टील की लेंथ आती है वो हमारी 40 फुट की लेंथ आती है, या 12 मीटर बोल दीजिए, ये सब लेंथ आती है। और हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया में, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है TMT बार का वर्ल्ड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही होती है। और मैं आपसे लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सेकेंडरी प्लांट का सरिया यूज़ ना करें, क्योंकि वो स्क्रैप से बना होता है। तो इसलिए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर की जितनी मिलेगी ही नहीं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अच्छे ब्रांड का स्टील यूज़ करें। और ये मैं आप सभी को इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और अभी मैं आपको ये स्टील के बारे में जितनी जानकारी मेरे पास थी, मैंने मैक्सिमम टेक्निकल जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो एज ए टेक्निकल, मेरे फ्रेशर भाई कुछ भी टेक्निकल मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं। और जो लोग इस पे, जो मेरे भाई फ्रेंड्स नए आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।